नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। पानी की किल्लत को देखते हुए अपने खेत में बनवाएं फार्म पॉन्ड। खीरे की फसल में कीट रोगों का करें समय रहते नियंत्रण। राज्य ही नहीं बल्कि देश में जल संकट काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यदि हमने अभी से इस समस्या का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर यह और भयावह रूप ले लेगा। तो क्या इस जल संकट का है कोई समाधान? जी हाँ, यदि आप फार्म पॉन्ड बनवाकर वर्षा जल को संग्रहित करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। इसके साथ ही आपको सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों को अपनाना होगा। तो आइए इस बारे में जानते हैं गोविंदगढ़ के सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत से। चूँकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा, यहाँ ग्राउंड वाटर की कमी है, भूजल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए कृषकों को सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ रही है। और अपना जो प्रदेश है राजस्थान, ये मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ जो भूगर्भ का जो पानी है वो लगभग कम होता जा रहा है। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल ना हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए तो कहा गया है जल ही जीवन है। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसके फलस्वरूप आज जल संकट सबके सामने है। तो इस समय अगर कृषकों के पास कोई संबल है तो वो है सिर्फ वर्षा जल को संरक्षित करने का। वर्षा जल को अपन जितना भी संरक्षित करेंगे उसमें आप है जो अपने खेत का जो बहाव क्षेत्र है उसको मद्देनजर रखते हुए ढलान को उस जगह आपको बनाना है। बाकी आप इसमें अगर पास में आपका कोई मकान हो, टीन शेड हो, उसको भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। इससे बरसात में आपको पानी और अत्यधिक मात्रा में मिलेगा और हो सकता है बरसात में आपका 1-2 बार वो बढ़ जाए। अगर अच्छी बरसात होगी तो 2-3 बार ही बढ़ जाएगा। आप उसको पानी को निकालते रहिए और फिर वो बरसात में बढ़ता रहेगा। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की और इसमें कृषकों को काफ़ी लाभ दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके जो क्षेत्र है, कृषि भूमि है, उसमें आपको सबसे पहले तो स्थान का चुनाव करना है जिसमें आपके खेत का पूरा जो पानी है वो जिस स्थान पे आके इकट्ठा होता है, मैक्सिमम पानी, अधिकतम पानी आपको प्राप्त करना है बरसात में, तो उस जगह आप जो फार्म पॉन्ड का निर्माण करें। फार्म पॉन्ड योजना के लिए काश्तकार अनुदान की सहायता से फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकता है। इसके लिए सब्सिडी सभी वर्गों को बराबर है। 90,000 रुपये इसमें जो प्लास्टिक लाइनिंग का फार्म पॉन्ड है उसमें दिए जाते हैं और 63,000 रुपये जो कच्चा है जिसमें कोई आपको प्लास्टिक लाइनिंग नहीं लगानी है। तो आपके फार्म पॉन्ड में आपको जो 90,000 रुपये दिए जाएंगे उसकी नाप मैं आपको बताता हूँ। 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। ये 1200 घन मीटर हो गया और 1200 घन मीटर में आपके एक बार बरसात से अगर वो पूरा फार्म पॉन्ड भर गया तो आपको 12 लाख लीटर पानी मिलेगा और 12 लाख लीटर से आप जो बूंद-बूंद सिंचाई से काफ़ी बड़ी खेती कर सकते हैं, विशेषकर सब्जियों की खेती कर सकते हैं आप। वर्षा जल संग्रह करके खेती में सिंचाई की आधुनिक विधियों को अपनाएं, जैसे टपक और फव्वारा, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। इसी के तहत हम भी अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से पानी बचाने की किफायती तकनीकियों को आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप इन तकनीकियों को अपनाकर पानी की बचत तो कर ही सकते हैं, इसके साथ ही कम पानी में फसलों से अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि
पानी की धीरे धीरे जैसे कमी आती जा रही है, वैसे वैसे कृषक अपनी विभागीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जैसे पहले फ्लड इरिगेशन करते थे, दोहरे से सिंचाई करते थे, उसमें पानी ज़्यादा था। आज पानी जैसे जैसे धीरे कम हो रहा है तो फव्वारा सिंचाई कर रहे हैं। फव्वारा सिंचाई से भी कृषक 40% पानी की बचत कर रहे हैं। और अब और भी ज़्यादा पानी की कमी आ गई तो बूंद बूंद सिंचाई का काम में ले रहे हैं। और इसको आप अगर बूंद बूंद सिंचाई से काम में लेंगे तो ये पानी कम पानी में भी ज़्यादा सिंचाई आप कर सकते हैं। और विशेषकर सब्जियों के अलावा आप फसलें भी इसमें ले सकते हैं। फसलों में भी आपको ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई का काम करना है, जिसमें आपके 70 से लेकर 90% तक आपके पानी की बचत हो जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए हमारे एक किसान ने भी पॉली हाउस में खीरे की फसल लगा रखी है। लेकिन इस खीरे की फसल में इनको कुछ कीट रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसका समाधान बता रहे हैं बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी SK यादव। मेरा नाम है उमराव स्वामी। बानसूर में ग्रीन हाउस में लगा मिला हूँ। इस टाइम में मेरे खीरे के अंदर गलन आ चुकी है, तो कोई भी उपाय है जो बताइए। बिल्कुल सुरेश। इसके लिए हमें किसान भाइयों को समय समय पर इसमें इस प्रकार निरीक्षण करते हुए रहना चाहिए। और जब ये कवक जनित बीमारियों का प्रकोप जब दिखाई देता है तो इनको समय पर नियंत्रण करने के प्रयास करना चाहिए। अगर समय पर इनका हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो ये लगातार बढ़ते हुए जाते हैं और इसके अलावा हमारे फ्रूट और ज़्यादा गलते हुए जाते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। इसे मुख्यतः भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। खीरे की गर्मियों में बाजार मांग अन्य मौसम के अपेक्षा अधिक होती है, परंतु अधिक गर्मी और उचित तापमान मिलने के कारण फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और कभी-कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि फसल में हानिकारक रोग और कीटों की समय पर सही पहचान करके उचित नियंत्रण करें, जिससे उनको आशा के अनुरूप उत्पादन पॉली हाउस में खीरा की फसल से मिल सके। हाँ जी, बिल्कुल। अभी इस खीरे में शुरुआती स्टेज में इसमें फ्रूट रॉट, जैसे इसमें फल गलना प्रारंभ हो गया है और ये फल गलकर यहीं नष्ट हो जाता है। और इसमें इस प्रकार ये फ्रूट रॉट लगातार बढ़ती भी जाएगी। अगर समय पर इसका हमने नियंत्रण नहीं किया तो किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार ये कवक जनित बीमारी है। जो फल गलन है ये कवक जनित बीमारी है और इसका नियंत्रण के लिए हम एक उपयुक्त कवकनाशी का छिड़काव करके और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम कवकनाशियों की बात करें, जैसे आप बावास्टिन की ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हो। जैसे आपने 2 ग्राम बावास्टिन पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम या मेटालेक्जिल कवकनाशी का भी इसमें छिड़काव करके और आप इस बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं और जो इसमें होने वाली हानि है उससे किसान भाई बच सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है जो फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जो किसान भाई समय रहते कीटों की पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीट रोग से बच जाती है और अच्छी पैदावार ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं खीरा की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान और रोकथाम के बारे में।
इस बीमारियों के साथ साथ हम बात करें तो रस चूसक कीटों का भी इसमें प्रकोप होता है। रस चूसक कीटों में जैसे लीफ लाइनर है, लीफ लाइनर में क्या होता है, ये पर्ण सुरंगी कीट होता है और ये पत्तियों के अंदर इसका जो मैगट रहता है उसमें ये पत्तियों पर थोड़ी धारियों सा निर्माण कर देता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और जिससे ये काफ़ी हानि होती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ये लीफ लाइनर के साथ साथ में इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी होता है। सफ़ेद मक्खी के साथ साथ इसमें हरा तेला, जो ग्रीन किसान भाई ग्रीन मच्छर के नाम से जानते हैं, उसका भी इसमें प्रकोप होता है। तो इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण भी हम रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करके और आसानी से कर सकते हैं, जैसे थाइमेथैक्सोम या इमिडाक्लोरोपिड या नीम ऑयल, एजाडिरेक्टिन का छिड़काव करके हम रस चूसक कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस में इतनी बीमारियों और कीटों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी बीमारियों का प्रकोप होने के उपरांत समय पर इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में पशुओं का दूध उत्पादन गिर जाता है। तो पशुओं का दूध उत्पादन गिरे नहीं, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में कैसे करें पशुओं की उचित देखभाल, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो से। पर चर्चा करेंगे। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी किसी किसी जगह पे आप देखेंगे 35-36 डिग्री, यहाँ तक कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान छू रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं को लू लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। हीट स्ट्रेस के दौरान गायों में सामान्य तापक्रम बनाए रखने के लिए खान पान में कमी, दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अपने शरीर के तापमान को गर्मी में भी सामान्य रखने के लिए पशुओं की शारीरिक क्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर देखेंगे हम तो लू लगने की जो मुख्य लक्षण है, सबसे पहले हमको उन सब पे ध्यान देना होगा ताकि हम आसानी से पहचान कर सकें कि हमारे पशुएं लू से ग्रसित हो रही हैं या जो गर्मी का प्रभाव है, या पर सांस बार बार लेते हैं, पल्स रेट उनका बढ़ा हुआ रहता है। हालांकि ये बाहर से देखने से पता नहीं चलता, जब तक आप छू के नहीं देखेंगे पल्स रेट पता नहीं लग पाता है। जो खाने की जो आहार है, उनकी 24 घंटे की जो आहार है, उसमें काफ़ी कमी आती है। विशेष करके जो हम का ध्यान रखें ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। तो प्रबंधन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। इस तरह से हम कई पहलुओं को छूकर इस गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आवास में हम परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम सब में एक थंब रूल की तरह बात करते हैं कि हमारे जितने जो खिड़की, दरवाजे या जो वेंटिलेशन के लिए हम जगह छोड़ रखे हैं, उन सबों से हमारे जो बाहर का जो गर्म हवा का झोंका चल रहा है, ये सीधी तौर पर हमारे पशु आवास में न आ पाए, इसका पहला ध्यान देना है। नेक्स्ट में दूसरा, आपके ऊपर छत पर ध्यान देनी है। अगर आप बिल्डिंग बना रखे हैं, मतलब कंक्रीट का छत बना हुआ है, तब तो बहुत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो किसान भाई एस्बेस्टस या टीने का चदरा का बना रखे हैं या जो किसान भाई खुले में रखते हैं, उन सबों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। जैसे अगर पुआल आपके पास उपलब्ध है, फटे पुराने कपड़े हैं, बोरे हैं, या फिर बांस वगैरह के बने ये जो छत होता है वो सब मिलता है, तो आप इन सबों को ऊपर में ज़रूर फैला दें, जिससे सूरज की किरणें आपके जो चादरें हैं उनको पूरा तरह से गर्म न कर पाए। अगर पेड़ के नीचे जो किसान भाइयों के पास शेड नहीं है, ऐसे रखते हैं, तो उन सबों में अभी सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप घना छायादार पेड़ के नीचे अगर पशुओं को दोपहर में रखने की व्यवस्था कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे स्थिति में उस छाँव में पशु काफ़ी आरामदायक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जो किसान भाई इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से शेड में रख के फार्मिंग कर रहे हैं, इन सबों की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए फ़ैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हाई स्पीड फ़ैन आते हैं, या फिर मिस्ट वाले फ़ैन जो मिस्ट पैदा करते हैं, उस तरह के फ़ैन आते हैं। साथ साथ आप एक बार सभी पशुओं को
छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, मतलब बौछार, पानी की बौछार से भी भिगाने की व्यवस्था अगर कर पाएँ तो वो भी अच्छा रहता है। पर ये आपको 2-3 घंटे के अंतराल में करना होगा। तो पानी कोशिश करें कि आप कम से कम दिन भर में 5-6 से 6 बार अवश्य बदलें। एक बार अगर पूरा पानी आप भर देते हैं पीने के लिए दिन भर का, तो उससे जानवर अपने पूरी क्षमता, जितना पानी की आवश्यकता है वो नहीं लेते हैं और इससे आपका दूध उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट में हम आते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पर। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस स्थिति में हम दुधारू पशुओं को दूध के साथ साथ उसकी जो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार है, इसको बनाए रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। नहीं तो हम विशेष करके संकर पशुओं में उसके क्षमता के अनुसार जितने दूध उत्पादन होती है उसको नहीं ले पाते हैं। इसके साथ जो कॉमन सॉल्ट है उसकी थोड़ी मात्रा आप बढ़ा दें। कॉमन सॉल्ट के साथ साथ मिनरल मिक्सचर की मात्रा को भी आप, जैसे जनरली हम लोग 2% तक देते हैं, तो 2 से 3%, 4% तक ला सकते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ी बहुत जो गर्मी से निजात पाने में पशुओं को आसानी होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम ददरवारा, जिला कोटा के कृषक राम नयन ने। आप मूंग की फसल में पीत सिरा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम नयन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे, गर्मा मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में, और मूंग की खेती के बारे में। जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है, उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो जरूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे।
तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है क्रॉप रोटेशन वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।